हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स साथ में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या है बेसिकली, एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने कैमरा ये सब ऑन कर दिया ना, वॉल्यूम का, यस ठीक है। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे ये अपने पास सारे पॉइंट जो एग्जाम्स हैं, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इवन आप जेई ले लें, नीट ले लें, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच भी रहने वाला है प्लस ऑब्जेक्टिव भी रहने वाला है। तो हम लोग कौन कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, स्टार्टिंग के जो लेक्चर रहेंगे वो जेई और नीट ये सब को कवर करते हुए चलेंगे। इनके PYQs भी मैं आपको साथ में करवाऊंगा। प्लस उसके बाद में अपने पास रहेंगे जो IIT जैम का एग्ज़ाम है उसके ओरिएंटेड रहेगा। फिर उसके बाद में नेट एंड गेट, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन देखते हुए चलेंगे। एंड देन अपना जो साथ साथ में सब्जेक्टिव अप्रोच जो अपन देखने वाले हैं, दैट इज आवर असिस्टेंट प्रोफेसर। उससे रिलेटेड मैं हाइयर आपको जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा अलग से भी करवाऊंगा। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड अपन चलने वाले हैं, राइट। अब देखिएगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत से यहाँ पे शुरुआत करवाऊँ कि थर्मोडायनेमिक्स में है क्या जनरली, राइट, क्या यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, फिर एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं ना। तो अगर आप देखते हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इधर से जेई नीट में क्वेश्चन बनता है। यूनिट कन्वर्जन की बातें करेंगे। मैक्सवेल स्क्वायर, ये अपने पास नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखने वाले हैं, राइट। फिर साइक्लिक रूल क्या होता है अपने पास, थर्मोडायनेमिक्स कोफिशिएंट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ये सब देखे होंगे आपने। फिर फेस्ट लॉ, और अपने पास साइन कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ यूलर्स थ्योरम, हीट कैपेसिटी CP CV, राइट। और थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, दो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। देन CP माइनस CV में जो रिलेशनशिप है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। और यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, है ना, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, एक्सपेरिमेंट, ये सब। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, एंट्रोपी चेंज फॉर वेरियस प्रोसेसेस, ये सब अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। ट्रोटन्स रूल, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्लेसियस क्लिपेरॉन इक्वेशन है अपने पास। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। और क्लेसियस इनइक्वालिटीज क्या है, नस्ट हीट थ्योरम क्या है अपने पास। थर्ड लॉ देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिड्यू एंट्रोपी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन जी, ठीक है, किरचॉफ्स इक्वेशन देखने वाले हैं। फिर अपने पास आएगी थर्मोडायनेमिक्स टू ओपन सिस्टम। और मैं आपको बता दूं, ये वाली चीज़ अपने पास ESIR नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और असिस्टेंट प्रोफेसर से भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम, ये जेई के सिलेबस में तो है ही नहीं अपने पास, दिस इज ओनली फॉर CSIR नेट, नीट के तो आसपास भी नहीं है इधर कुछ। तो नेट एंड गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, नेट गेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, राइट। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अपने पास। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन म्यू एक्टिविटी और फ्यूगासिटी कोफिशिएंट भी अपन अलग से करने वाले हैं, राइट। फिर गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन है अपने पास यहाँ पे, गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, वो भी अपन लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। अब बेसिक इंट्रोडक्शन से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या है अपने पास, सबसे पहले जैसे आप इजीली 11th-12th में भी आप चीज़ें पढ़ चुके होंगे ना, क्या होता है सिस्टम अपने पास, यूनिवर्सल का वो पार्ट है जो अपने पास अंडर ऑब्जर्वेशन रहने वाला है, राइट, जिस पे हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन, और यू कैन से जिस पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अंडर ऑब्जर्वेबल, और यू कैन से जिस पे अपन स्टडी करने वाले हैं, तो वो अपने पास होता है सिस्टम, राइट, ठीक है। फिर आता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग वो होता है अपने पास यूनिवर्स में से सिस्टम को हटाने के बाद जो चीज़ें बनती है, दैट इज आवर कॉल्ड सराउंडिंग। आई थिंक इसको भी समझ गया। फिर बाउंड्री की अगर बात करें तो बाउंड्री जनरली दो टाइप से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अपने पास, रियल बाउंड्री हो सकती है और इमेजनरी भी बाउंड्री हो सकती है, दो टाइप की बाउंड्री हो सकती है। फिर सिस्टम अपने पास यहाँ पे आते हैं कि जो सिस्टम की बात करें अपने पास ओपन सिस्टम हो सकता है। ओपन सिस्टम में आप बेसिकली क्या जानते हैं कि हमारे पास जो हीट और जो मैटर है ना, हीट और मैटर जो है, पदार्थ और जो एनर्जी है, दोनों का ही हीट, दोनों का ही एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ में।
क्लोज सिस्टम में ओनली हीट का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है जनरली अपने पास। और आइसोलेटेड थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, तो इसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है ना ही हीट का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के मेरे पास आ चुके हैं क्या, सिस्टम्स, ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब यूनिवर्स को आप हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल मान सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स से बाहर तो कुछ है ही नहीं, है ना, ये ब्रह्मांड जो है इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, यूनिवर्स से बाहर तो कुछ नहीं, इसको ऑलवेज हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। फिर ह्यूमन बीइंग, हम जो इंसान है, हम एक एग्जांपल हो सकते हैं ओपन सिस्टम का, और अर्थ भी एक एग्जांपल हो सकती है ओपन सिस्टम का, राइट। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ आ चुकी हैं, काफी कुछ बताने का था नहीं, ये सब हमने एक बार रिकैप सा ले लिया है, ठीक है, ये नॉर्मल चीजें थी। फिर अपने पास है 2 टाइप की अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको कभी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ जाए तो वो प्रॉपर्टी जो अपने पास मास या फिर अमाउंट पे डिपेंड करती है। सो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती है। जो चीजें अमाउंट पे डिपेंड करती हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इनफैक्ट नीट वगैरह में तो आता ही आता है और जेई में भी आता है, मास, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, एंट्रोपी, हीट, ये अपने पास सारे के सारे एग्जांपल है किसके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो मास तो होगा ही होगा, वॉल्यूम भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, अपने पास कंडक्टेंस जिसको अपन जी से लिखते हैं ना, कंडक्टेंस को अपन किससे लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, राइट। तो कंडक्टेंस जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, याद है आपको, कप्पा इक्वल्स टू एल बाई ए, तो जी से हम लोग डिनोट करते हैं कंडक्टेंस, ये अपने पास होता है। ये भी आपके पास एक स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर एंट्रोपी जिसको आप एस से डिनोट करते हैं। फिर अपने पास हीट कैपेसिटी, एक्चुअल में हीट कैपेसिटी को अपन सी से डिनोट करते हैं। ये 2 टाइप की जनरली हम लोग पढ़ते हैं, तो वो टाइप की भी हो सकती है, लेकिन जनरली हम लोग सी जो 2 टाइप की पढ़ते हैं, एक सीपी, अनदर वन इज सीवी। एक है मेरे पास सीपी, दूसरा है सीवी, राइट। सी अपने पास है हीट कैपेसिटी, सी क्या होता है मेरे पास, हीट कैपेसिटी, दिस इज आवर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मेरे पास है ये। तो 2 टाइप की होती है, ठीक है। फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है अपने पास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है, राइट, नेचर पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टेम्परेचर है मेरे पास, राइट, टेम्परेचर है। फिर प्रेशर है, प्रेशर भी नेचर पे डिपेंड, ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल जिसको अपन बोलते हैं, राइट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिसको ई सेल हम लोग बोलते हैं, इसको ई सेल अपन बोलते हैं। फिर अपने पास आ सकता है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच भी मेरे पास कैसी जो प्रॉपर्टी है, वो अपने पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर विस्कोसिटी अपने पास हो सकता है, राइट, फिजिक्स का टर्म है, ज्यादा उधर यूज करते हैं। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं, ये भी एक अपने पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये नेचर पे डिपेंड करती है, अमाउंट से चेंज नहीं होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको फिजिक्स में याद करवाया जाता होगा, म्यू से डिनोट करते हैं अपन इसको, और जैसे कांच के लिए अलग है, पानी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से नीट वगैरह में, जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी भी प्रॉपर्टी के आगे मोलर या फिर स्पेसिफिक लग जाए, मोलर या फिर स्पेसिफिक लग जाए, ध्यान से देखना, मोलर या फिर स्पेसिफिक लग जाए तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाएगी। मतलब अगर प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, फिर भी अगर उसके आगे अगर आप मोलर या फिर स्पेसिफिक लगा देंगे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, राइट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको जनरली हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और मोलर हीट कैपेसिटी जिसको अपन जनरली सीएम, है ना, सीएम, या फिर जनरली इसके 2 टाइप है, सीपीएम और सीवीएम, राइट, सीपीएम एंड सीवीएम, या सीएम भी बोल सकते थे आप इसको। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी ये अपने पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी। किसी भी स्पीसीज के आगे स्पेसिफिक या फिर अगर मोलर लग जाए, स्पेसिफिक या फिर अपने पास मोलर लग जाए, तो वो जो अपने पास है वो कैसी बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ऐसा है क्यों, क्योंकि वहां पे आपने अमाउंट तो फिक्स कर दिया ना। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि स्पेसिफिक लगाने से वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव क्यों बन जाती है,
तो इसका रीजन आप क्या बताएंगे कि आपने अमाउंट फिक्स कर दिया है, बिकॉज यू हैव फिक्स्ड द अमाउंट। अगर आपने अमाउंट फिक्स कर दिया है तो अमाउंट से तो वो चीज इंडिपेंडेंट ही होगी ना भाई साहब, राइट। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास ये है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है ना। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज क्या होता है मेरे पास, इंटेंसिव होता है। तो अगला पॉइंट है मेरे पास, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं डेंसिटी, जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम जनरली हम लोग लिखते हैं, और मास मेरे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी कैसी होती है भाई साहब, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव मेरे पास हो जाएगा इंटेंसिव। अब आते हैं अपने पास जो फिजिकल केमिस्ट्री, जो अपने पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूनिट कन्वर्जन की बातें होने वाली है उसके ऊपर। तो यूनिट कन्वर्जन जनरली एक तो जैसे प्रेशर का चाहिए होगा आपको, एक वॉल्यूम का चाहिए होगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ही सबसे पहले देख लेते हैं। एक तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अपने पास 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, राइट। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर आपको यहाँ से, ये तो जानते ही आप है ना, लीटर मीटर वाला। फिर एक अपने पास बनता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब, ये आया कैसे वो बता दूंगा मैं। 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर बराबर होता है, राइट। और 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml बराबर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml, ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हाँ, एक एक हम लोग जानते हैं डेसी का जनरली आप मतलब भी समझते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻1 होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है अपने पास, बिल्कुल ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रहना चाहिए। और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर आता है, राइट। चलिए, फिर प्रेशर है। प्रेशर जो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर की आपसे कोई अगर यूनिट पूछे तो यूनिट क्या होगी मेरे पास प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज फोर्स की यूनिट मेरे पास होती है न्यूटन, और मेरे पास एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है मेरे पास, यही क्या बनता है मेरे पास, पास्कल। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही क्या बनता है मेरे पास, पास्कल। ये पास्कल होता है। तो 1 पास्कल अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि 1 पास्कल किसके बराबर है, तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। इज इट करेक्ट, ओके फाइन। फिर अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आप देखते हैं बहुत ज्यादा बातें होती हैं, किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग नॉर्मल जो वायुमंडल, जो वातावरण का जो तापमान, जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यहाँ से एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं जनरली एटीएम वगैरह में कैसे कन्वर्ट, सॉरी एटीएम जो है अपने पास उसको पास्कल में, क्योंकि जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, ये जो मेरे पास जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट है, दिस इज पास्कल। अपने पास क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको अपन बोलते हैं ना, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर अपने पास क्या होता है, पास्कल ही होता है। ऐसा यूनिट तो क्या होता है, पास्कल ही होता है। लेकिन केमिस्ट्री में जनरली हम लोग ऐसा यूनिट बहुत कम यूज करते हैं, सीजीएस वाली यूनिट ज्यादा यूज करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अपने पास 1 एटीएम, अगर हम लोग बात करें 1 एटीएम की, तो 1 एटीएम मेरे पास पास्कल में 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, और यू कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये कन्वर्जन एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है अपनी जिंदगी में, ध्यान रखेंगे इसको, है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है अपने लिए, इम्पोर्टेंट है। तो 1 एटीएम 101,325 बोल सकते हैं, या 1.01 इंटू 10⁵5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या पास्कल। एक ये हम लोग पास्कल जो स्टैंडर्ड यूनिट है और एटीएम जो बहुत ज्यादा चलती है, उनके बीच में रिलेशन याद रखेंगे। फिर आगे हम लोग चले कि पास्कल को बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, तो बार और एटीएम ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं ना। बार और एटीएम क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। बार और एटीएम लगभग बराबर ही होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो बार और एटीएम में लगभग बराबर है, बस थोड़ा सा 1.01325 इतना ही फर्क है। तो 1 एटीएम इक्वल टू अपने पास होता है 1.01325 बार।
ठीक है। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप, दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, जो 1 ATM है वो मेरे पास बराबर होता है किसके, 1 ATM अपने पास बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg के, है ना, mm ऑफ Hg के या फिर 760 टोर। और आप एक चीज ध्यान रखेंगे, 1 mm Hg और टोर बराबर ही होता है 1 mm ऑफ Hg, ये अपने पास इक्वल होता है किसके, 1 टोर के, 1 टोर के। ये इंपॉर्टेंट बात अब आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, राइट। तो mmHg और टोर तो बराबर ही होता है, टोर की कभी बात हो तो mmHg और टोर बराबर ही होता है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे। फिर एनर्जी की बात करें, एनर्जी की यूनिट अपने पास जो कन्वर्ट हम लोग कराएंगे वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के थ्रू कराएंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मेरे पास क्या होता है, आर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपने पास क्या होता है, आर, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है मेरे पास आर। आर की अगर वैल्यू की बात करूं मैं, तो जनरली अगर आप इसकी वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में यूज करना चाहते हैं तो 8.314 अपने पास होती है, ठीक है। अगर आप कैलोरी पर केल्विन पर मोल में यूज करना चाहते हैं तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होती है। अगर आप लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल में यूज करना चाहते हैं तो 0.0821, 0.0821। अगर आप लीटर एटीएम की जगह बार लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 एटीएम इक्वल टू 1.013, 1 एटीएम इक्वल टू अगर मैं लिखूं तो 1.01325 बार होता है। ये यस, याद है आपको, ये बिल्कुल याद है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि एटीएम की जगह बार में कितना आ जाएगा, 0.08314, ये लीटर बार पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। तो जैसे मान लो ये कहाँ पे काम आएगा, ये यहाँ पे काम आएगा। देखिएगा आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको स्लाइड लेके समझाऊं तो ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना। एक स्लाइड ले लेते हैं अपन और यहाँ पे मैं एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो इस चीज को अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, क्या चीज है अपने पास। थोड़ा सा अपनी विड्थ ये कम कर लेते हैं, क्वेश्चन जो है अपन यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास 20 जूल है, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो। ये अपने पास 20 जूल है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कैलोरी में। कैलोरी में कितना होगा, कैलोरी में कितना होगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, एनर्जी को जूल से मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, कैलोरी में। जूल से किसमें कन्वर्ट करना है अपने को, कैलोरी में। किस तरीके से कन्वर्जन होगा ये हमें देखना है। तो ये देखने के लिए आप एक चीज देखो कि एनर्जी जूल से कैलोरी में कैसे जाएगी, है ना। जूल से कैलोरी में किस तरीके से अपने पास एनर्जी जाएगी। आप एक चीज देखो, अगर ये 20 है, मैं इसको जूल हटाता हूँ। जूल हटाने के लिए क्या करता हूँ, आर से डिवाइड कर देता हूँ, आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आर से डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइड मल्टीप्लाई वाली बातें हैं वो अलग अलग पुट कर देता हूँ। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 20 ऊपर है, ठीक है, ये जूल मेरे को हटाना है तो नीचे में जूल वाली वैल्यू यूज कर लेता हूँ आर की। जूल वाली वैल्यू कितनी होती है, 8.314, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक बात है। अब यहाँ पे ऊपर जो आर है, ये यहाँ पे जूल था अपने पास, 20 जूल था, ये जूल था। ये जूल से जूल तो मेरे पास कट जाएगा। अगर आप देखेंगे ये जूल से जूल तो ये कट जाएगा, ये जूल कटेगा इस जूल से, तो जूल से जूल तो कट जाएगा, ठीक बात है। अब अगर हम लोग देखें ऊपर जो आर की वैल्यू है उसमें क्या आएगा, तो हमें कन्वर्ट किस में करना है, कैलोरी में। तो कैलोरी वाली वैल्यू पुट कर देंगे भैया, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पर केल्विन पर मोल है ये तो कट जाएगा, ये पर केल्विन जो है अपने पास, ये पर केल्विन इस पर केल्विन से कट जाएगा। ये पर मोल जो है, ये पर मोल इस पर मोल से कट जाएगा, ठीक है। ये सब भी कट गया मेरे पास। तो बचा क्या, बचा क्या मेरे पास, तो मेरे पास बचा ऊपर 40, ऊपर 40 और 40 कैलोरी, और नीचे अपने पास कितना बचा, बाकी सबको तो कट ही गया, जूल से जूल कट गया, 8.314, ठीक है। 8 पंजो 40, अप्रोक्सीमेटली 5 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, राइट। तो 40/8.314 कैलोरी में ही आ जाएगा, राइट, ठीक है। ये एक ध्यान रखेंगे। और फिर एक शॉर्टकट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लीटर बार, एक लीटर बार में 100 जूल के लगभग बराबर होते हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो जी मीन्स में बहुत यूज होता है ना। 1 लीटर बार आया कैसे, वो अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लीटर बार 100 जूल के बराबर होता है, 100 जूल के बराबर होता है। और एटीएम लीटर की जगह एटीएम इंटू लीटर करता, 1 एटीएम इंटू लीटर करता, बार की जगह में 1 एटीएम इंटू लीटर करता, तो वो 101 पॉइंट समथिंग कुछ होता है ना, 101.1 समथिंग कुछ इस तरीके से,
ये अपने पास जेई मेंस वगैरह में कई बार यूज हो जाता है, इसको आप थोड़ा सा केयर करेंगे, इसकी ध्यान रखेंगे। चलिए, आई थिंक यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे है अपने पास मैक्सवेल स्क्वायर। अब देखिएगा, मैक्सवेल स्क्वायर को अपन अच्छे से समझेंगे, इसका यूज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में भी है, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ से अच्छे से बता सकते हैं। मैक्सवेल स्क्वायर में क्या है देखिएगा, मैं एक अलग से थोड़ी सी स्लाइड ऐड करके आपको बताता हूँ मैक्सवेल स्क्वायर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे पास। यहाँ पे आप एक क्या करेंगे, सल्फर नहीं, आपने एस लिखा एंट्रोपी, और यहाँ पे आपने पी लिखा इधर, और यहाँ पे आपने इस साइड में वी लिखा, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, टी लिखा, राइट। ये आपने इस तरीके से किया, एस पी वी टी, और इनके बीच में आप लिखेंगे एच, ये मेरे पास है जी, ये मेरे पास है ए, एंड यहाँ पे मेरे पास है यू। इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे इनका यूजुअल मीनिंग समझ लीजिए एक बारी क्या है। एस का मतलब यहाँ पे एंट्रोपी से, पी का मतलब प्रेशर है, वी मतलब वॉल्यूम है, टी मतलब टेम्परेचर है, एच मतलब अपने पास जो रिएक्शन की हीट कंटेंट है, एंथैल्पी है वो है, जी अपने पास गिब्स फ्री एनर्जी, ए अपने पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और यू अपने पास होती है इंटरनल एनर्जी। इस तरीके के लिखेंगे, राइट। इस तरीके से लिखने के बाद हम लोग दो एरो इस तरीके से बना देते हैं जनरली, एक एरो इस तरीके से, एक इस तरीके से। इससे हम लोग बहुत सारी चीजें डिड्यूस करते हैं ना, बहुत सारी चीजें यहाँ से डिड्यूस करते हैं, निकालते हैं। देखो, पहली जो चीज निकल के आती है आपके पास, वो इस एरो का मीनिंग तो मैं समझा दूंगा क्या है ना। एरो से अपन दूर जा रहे होते हैं तो पॉजिटिव साइन होता है, एरो की तरफ आते हैं नेगेटिव साइन है, वो बता दूंगा। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, मतलब यहाँ से हम लोग ये जो डी जी डी एच, ये सारी है थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल जिनको हम लोग बोलते हैं। ये जो एच जी ए यू, ये मेरे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। तो अगर मैं यहाँ से एक थोड़ी सी चीज और लूँ, एक जगह और ले लेते हैं अपन। यहाँ पे मैं क्या यूजुअल बोल रहा हूँ कि जी अपने पास जो जी है, एच है, ए है, यू है, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। दिस इज आवर कोल्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये मेरे पास है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वो हम लोग इससे पता कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं। पहली बात तो कैसे, जैसे अगर मान लो मेरे को जी लिखना है, जी नहीं, यहाँ पे डीजी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, डीजी। तो पहला जो इसका तरीका है, डीजी अगर आपको लिखना है तो देखिएगा, डीजी डीजी हम लोग मतलब ये लिखना चाहते हैं, राइट। डीजी मतलब हम लोग ये लिखना चाहते हैं, ये जी लिखना चाहते हैं। तो आप देखेंगे इसके आस पड़ोस में क्या है, देखिएगा मैं कैसे लिखना सिखा रहा हूँ आपको। इधर मेरे पास है पी, और इस साइड मेरे पास क्या है, टी, राइट। इस तरफ पी, इस तरफ टी। तो आप पहले तो एक बार लिख देंगे क्या, डीपी, और एक बार क्या लिख देंगे, डीटी। डीपी और एक बार क्या लिख देंगे, डीटी। अब डीपी से तो एरो देखो दूर जा रहा ना, मतलब एरो दूर कैसे, एरो का जो ये वाला जो तीर वाला निशान है वो दूर की तरफ है ना, तो इस पे तो आएगा पॉजिटिव, और साथ में वी की तरफ जा रहे हैं, तो डी जी इक्वल टू वी डी पी बन जाएगा मेरे पास, डी जी इक्वल टू वी डी पी। फिर डी टी की तरफ आ रहा है एरो, डी टी की तरफ आ रहा है एरो। अगर हम लोग एरो ऐसे दूर जाता है, जनरली अपने पास एरो दूर जाता है किसी से तो पॉजिटिव साइन लिखने, और किसी की तरफ आता है एरो ना, किसी की तरफ आता है एरो, तो किसी की तरफ मतलब पहले जिसकी बात कर रहे हैं तो उस पर नेगेटिव साइन जनरली ऐसे लिया जाता है। तो ये एक टेक्निक या ट्रिक जो आप बोल सकते हो, मैक्सवेल स्क्वायर बोलते हैं अपन इसको। तो यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो डी जी इक्वल टू वी डी पी, और जो यहाँ पे डी टी पे एरो इसकी तरफ आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, और जो एंट्रोपी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी इधर से। तो डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये मेरे पास पहला रिलेशन बन चुका है डीजी का ना, ये डीजी का रिलेशन बन चुका है। अगर आपको ये रिलेशन समझ आया है तो आप क्या करेंगे, आप मेरे को बताएंगे कि सिमिलर वे में अपने पास, सिमिलर वे में आप मेरे को बताएंगे क्या कि डीजी के बाद में डीएच का रिलेशन क्या बनेगा, ठीक है। डीजी के बाद में डीएच का रिलेशनशिप क्या बनेगा। लेट अस सपोज आपको डीएच का रिलेशनशिप लिखना है, डीएच। तो डीएच को क्या लिखा जाएगा, देखिएगा,
DH देखेंगे, DS और DP उसके साइड अगल बगल वाले लिख देंगे। तो पहले लिख दूंगा यहाँ पे DS, फिर यहाँ पे लिख दूंगा DP, मैंने DS और DP लिख दिया। अब DS और DP से दोनों से ही एरो दूर जा रहे हैं तो प्लस में ही आने वाला है, ठीक है, प्लस में ही आने वाला है। और S के सामने T है, P के सामने V है, तो TDS यहाँ से लिख दूंगा क्या, TDS और प्लस का साइन ही आएगा, और DP P से दूर मतलब V जा रहा है अपने पास, तो प्लस VDP। दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये आ चुकी है, क्या ये आ चुकी है कि DH इक्वल टू TDS प्लस VDP, ठीक है। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, DH आपने लिख दिया, DG आपने लिख दिया, फिर DA और DU लिख सकते हैं। तो DA को अगर मैं लिखना चाहूँ, मतलब ये अगर DA लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, देखिएगा DA। अब DA में इधर आसपास देखूंगा तो DV और DT है, तो DA में मेरे पास एक तो DV है और दूसरा क्या है, DT है। अब आप देखेंगे कि DV और DT के दोनों ही उसकी तरफ आ रहा है, तो नेगेटिव साइन तो आने वाला है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो आने वाला है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आने वाला है। अब नेगेटिव साइन के साथ में क्या आएगा, तो V के जस्ट पीछे क्या है P, और T के जस्ट पीछे क्या है S। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो V के जस्ट पीछे अपने पास है P, तो यहाँ पे आ जाएगा P, और मेरे पास T के जस्ट पीछे S, तो माइनस PDV माइनस SDT। ये अपने पास तीसरा बन चुका है, ये तीसरा बन चुका है, राइट, ये तीसरा बन चुका है, DA का बन चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें मैक्सवेल स्क्वायर से ही कि DA के बाद में मेरे पास क्या आएगा, DH लिख दिया, DG लिख दिया, DA लिख दिया, DU लिख देते हैं अपन, है ना, यहाँ पे DU लिख देते हैं। तो अगर मैं DU लिखना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे DU लिखना चाहता हूँ, लिखना चाहता क्यों, लिखना ही पड़ेगा। तो DU कैसे लिखा जाएगा, DU में अपन U को, U के अगल बगल वाले DS और DV हैं, तो अगल बगल वाले DS और DV लिख देते हैं, ये DS है और ये यहाँ पे मेरे पास है DV। अब DS किसकी तरफ जा रहा है मेरे पास, T और DV P, तो DS से तो दूर की तरफ है, तो दूर है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और DV से उसकी तरफ है तो अपने पास नेगेटिव आ जाएगा, माइनस PDV आ जाएगा, यहाँ पे माइनस PDV। ये अगली इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है, माइनस PDV, ये मेरे पास अगली इक्वेशन बन चुकी है। सॉरी अच्छे से इसको बंद कर देते हैं डिब्बे के अंदर। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुत सारे, ये तो पहला लेक्चर अपने पास। तो ये चार इक्वेशन बन चुकी हैं अपने पास, किसकी, जो अपने पास जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स थे, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स जिसको अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल्स थे, उनकी चार इक्वेशन बन चुकी है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि DG, DH, DA और DU, ये अगर आपको कहीं पे चाहिए डायरेक्टली इस तरीके से आपको चाहिए, तो आप ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। DG इक्वल टू VDP माइनस SDT, है ना, DG इक्वल टू VDP माइनस SDT, इस तरीके से। मतलब इनको हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी और टेम्परेचर की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। यहाँ पे ये चारों इक्वेशन में अगर मैं इनका नाम भी दे दूं, लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, चार इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिले अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे। ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो यहाँ से क्या मिले हैं मुझे, यहाँ से मुझे मिले हैं थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एंट्रोपी। ये चीजें मिल चुकी है अपने को, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब यहाँ से मान लो मेरे को एंट्रोपी लिखनी है ना। दूसरा तरीका, एक तो ये चीज थी अपने पास, ये हमने देख ली। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ से ये वेरिएबल्स की वैल्यू अपने को लिखनी है। जैसे मान लो एंट्रोपी लिखनी है ना, तो एंट्रोपी लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ एंट्रोपी को, क्या लिखूंगा देखिएगा। तो एस अगर लिखना है, एस को जनरली हम लोग, मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो है इनको अगर आप लिखना चाहते हैं तो एस को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, है ना। तो एस को लिखने के लिए जनरली हम लोग दो चीजें यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई गई हुई दिख भी रही होंगी आपको, कि मैं यहाँ पे
ds को क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा, सॉरी s को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे देखिएगा s को क्या लिख सकता हूँ। तो अगर आप s को लिखना चाहते हैं तो आप जाएंगे यहाँ पे इससे इस तरीके से दूर की तरफ, और फिर आप बात करेंगे इसके इधर की तरफ जाके इस तरीके से, राइट, ऐसे जाके बात करेंगे। तो s को हम लोग लिख सकते हैं dg/dt, लेकिन कहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर आप लिख सकते हैं dA/dt, लेकिन कहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आप देखेंगे कि जो dg/dt और dA/dt उनकी तो तरफ ही आ रहा है ना एरो, तो इसलिए साइन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से 4 वेरिएबल आप और लिख सकते हैं, मतलब ये भी अपने पास एक सिंपल तरीका है लिखने का। जैसे मान लो इसी तरीके से मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ dp लिखना, आपको सॉरी आपको p लिखना है, तो प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो प्रेशर को आप लिख सकते हैं या तो आप du/dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप लिख सकते हैं dA/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्योंकि v की तरफ तो नेगेटिव ही है, तो ये दोनों नेगेटिव फॉर्म में ही आएंगे, ये दोनों बराबर ही होंगे। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को लिख सकते हैं, ऐसे ही आप टेम्परेचर को लिख सकते हैं। लेट अस सपोज मैं टेम्परेचर को लिखना चाहता हूँ, तो टेम्परेचर को अगर मैं लिखूंगा तो टेम्परेचर से अपन यहाँ पे जाएंगे, ये तो ds/dh लिख सकता हूँ टेम्परेचर को। टेम्परेचर को क्या लिखूंगा, ds/dh एट कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। ये सेम चीज इक्वल होगी किसके, ds/dv एट कांस्टेंट, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। ये लिखा जाएगा मेरे पास dh/ds एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये बराबर होगा किसके, du/ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बराबर होंगी चीजें, क्योंकि एरो अपने पास इस साइड है तो यहाँ पे इसका मुंह नहीं है, तो ये अपने पास ऐसे पॉजिटिव वे में लिखा जाएगा। तो आप ये चीजें भी लिख सकते हैं ना, ये चीजें भी लिखी जा सकती है, दूसरा तरीका है। ऑल्दो इसको उससे भी निकाला जा सकता था, बट ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर तीसरा तरीका अपने पास, ये प्रेशर वॉल्यूम ये सब कुछ लिखा जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से लिखा जाता है। फिर अगला अपने पास रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स के पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी अपने पास एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ds/dv, ये जो इस तरीके से आप पैरेलल जा रहे हैं है ना, ऐसे पैरेलल जाना बोलते हैं इसको, ds/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बराबर होगा किसके, dp/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dp/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप देखेंगे दोनों की तरफ एरो आ रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों में आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं dv/ds, अगर आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं, लेट अस सपोज ऐसे देख रहे हैं आप, है ना, लेट अस सपोज मैं ऐसे देख रहा हूँ, लेट अस सपोज dv/ds एट कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहे हैं अपन, तो ये वाली पैरेलल लाइन मेरे पास किससे पैरेलल होगी, इस पैरेलल लाइन के पैरेलल होगी। तो dt/dp एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये भी अपने को समझ आता है, दोनों की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा। इस तरीके से ये 4 रिलेशनशिप यहाँ से और मिल सकते हैं आपको, तो 12 रिलेशनशिप जनरली अपने पास 12-16 रिलेशनशिप आ जाते हैं। फिर अपने पास है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका भी अपन यूज करते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का भी यूज है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई है। हमने अभी तक 15 पेज इसके कवर कर लिए हैं, 242 पेज हैं, तो लगभग अपने को मतलब हो जाएंगे पूरा। मैं आपको डिटेल में चीज़ें डिस्कस करूंगा, सारे डेरिवेशंस और जेईई नीट के प्रीवियस क्वेश्चन भी अपन देखते हुए चलेंगे साथ में CSIR नेट गेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सब्जेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चन वो भी देखते हुए चलेंगे। आज का अपना टॉपिक जो है मोर ओवर जो है मैक्सवेल स्क्वायर के ऊपर रहा थोड़ा सा, और यूनिट कन्वर्जन की बेसिक मैंने बातें करी आप लोगों के साथ, है ना, यूनिट कन्वर्जन की बातें हो गई अपने पास, और थोड़ी सी प्रोसेस की अगर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। जनरली हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, बट एंट्रोपी मोर और लेस अपने पास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नंबर ऑफ मोल, ये चीज़ें अपने पास क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में हम लोग बात करते हैं किसकी,
ये अपने पास है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की, और ओपन सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ साथ मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी रहते हैं, राइट। एक ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स की हम लोगों ने चर्चा कर ली, डिस्कशन कर लिया था, ये इंपॉर्टेंट बात थी मेरे पास। फिर कांस्टेंट क्या क्या होता है अपने पास और प्रोसेसेस किस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट को आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट को आइसोबारिक, वहाँ पे डीपी जीरो हो जाता है, यहाँ पे डीटी जीरो है। और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो डीवी जीरो हो जाएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर मेरे पास Q या जो डी क्यू है, जनरली Q से ही बोलते हैं क्योंकि ये अपने पास एक पाथ फंक्शन है, तो यहाँ पे डी क्यू लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है, बट स्टिल क्यू या डी क्यू अपने पास क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जनरली यहाँ पे क्या होता है अपने पास, जीरो होता है। फिर टाइप ऑफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो दो टाइप की, मतलब ये तो एक प्रोसेसेस का टाइप था, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ये सब प्रोसेस था। उसके अलावा अपने पास एक और है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से भी आपको समझाया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे मैं जो चीज़ अभी बोल रहा हूँ वो क्या है, जनरली क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पास कोई सिस्टम है, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो जनरली वो अपने पास कैसा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जिसमें कांस्टेंट है वो अपने पास जो प्रोसेस है रिवर्सिबल होता है, मतलब अचानक से हमने प्रेशर में चेंज कर दिया तो वहाँ पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल मेरे पास क्या होता है, P2 ही होता है, बाद में आपने जो प्रेशर करा है वही होता है मेरे पास, पी एक्सटर्नल P2 ही होता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और रिवर्सिबल में मेरे पास पी एक्सटर्नल नोट जो कांस्टेंट नहीं होता है यहाँ पे अपने पास, तो इसमें कांस्टेंट होता है, यहाँ पे ये पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल गैस दोनों लगभग बराबर होते हैं, यहाँ पे पी एक्सटर्नल और पी गैस अपने पास ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर वर्क और हीट के बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपका डिस्कशन करूँ तो दोनों ही मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, लेकिन हमारे पास वर्क डन जो है वो एज ए टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है, जनरली अपने पास अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस भी किया जा सकता है, लेकिन हीट ट्रांसफर जो है अपने पास टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू होती है। फिर हम लोग थर्ड लॉ सेकंड लॉ में और बातें पढ़ेंगे थोड़ी सी इसकी, कि हीट को अपने पास मतलब थोड़ा सा रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है या जिसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन सारे का सारा वर्क डन हीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें भी अपन पढ़ने वाले हैं। अब कहीं पे भी आपको बाई द सिस्टम हीट या फिर वर्क डन बाई द सिस्टम दिखे, वो हमेशा नेगेटिव होता है हमारे पास। वर्क डन बाई द सिस्टम कहीं पे भी लिखा हो या फिर हीट बाई द सिस्टम कहीं पे भी लिखा हो, दोनों क्या होती है मेरे पास, नेगेटिव होती है। और दूसरा आपके पास क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन ऑन द या टू द सिस्टम, ऑन द या फिर टू द सिस्टम ऐसा लिखा हो, तो इन दोनों में अपने पास पॉजिटिव होता है। वर्क डन डब्ल्यू एंड हीट जो अपने पास है, दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। कुछ कुछ केसेस में ये स्टेट फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये अपने पास कैसे होते हैं, पाथ फंक्शन होता है। ये इतनी चीज़ें अपन लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है, फिर मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताई, ये सारी डिटेल में अपन देखने वाले हैं, ये सारे नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा फॉर द टाइम बिंग। तो इतनी अपन ने चीज़ें डिस्कस करी हैं, बाकी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।